नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आरपीएससी का जो सेकंड पेपर है इसके क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है आपका वो है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि यह डी ब्रॉगली वेवलेंथ से संबंधित है आपका। ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई है, और वो वेवलेंथ आपकी लैम्बडा है। हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन टू दिस पार्टिकल, यानी कि इस पार्टिकल को कितनी एनर्जी और दी जाए सो दैट कि इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ रेड्यूस टू 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी कि पहले जो उसकी वेवलेंथ है उससे क्या हो, वो 75% रह जाए, कम हो जाए मतलब। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। सिंपल हमने क्या किया, डी ब्रॉगली जो आपका वेवलेंथ होता है उसको लिए जो फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा, क्योंकि मोमेंटम में और लैम्बडा में रिलेशन होता है। हमें रिलेशन चाहिए एनर्जी में और लैम्बडा में, तो हमने क्या किया, एनर्जी का फार्मूला लिखा, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ई यहाँ पे टोटल एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है। वो क्या होगा, P²/2m होगा। इस रिलेशन से और इस रिलेशन से अपने को नया रिलेशन मिलेगा जो एनर्जी में और आपका लैम्बडा में रिलेशन होगा। अब देखिए, हमें जो नई जो वेवलेंथ मिलने वाली है, जो लैम्बडा 1 अपन कहेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो अपनी इनिशियल वैल्यू, यानी कि सबसे पहले जो आपकी लैम्बडा है उसकी क्या हो, 75% हो, यानी मैंने 75/100 कर दिया और वो क्या हो जाएगी, 3/4 लैम्बडा हो जाएगी, यानी कि उसकी 75% हो जाएगी। अब क्या होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो उस वेवलेंथ के लिए होगा जो ओरिजिनल है, और जिस लैम्बडा की वैल्यू, इस लैम्बडा 1 की वैल्यू इस लैम्बडा की जगह पुट करूँगा तो क्या होगा, वो सेकंड वाले के लिए आ जाएगा। सिमिलर ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी मैंने, और मेरे को ये आंसर मिलता है 16/18 h² m/λ²। ठीक है, जो मेरी क्या है, नई एनर्जी आई है। अब क्या होगा कि आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 16/18 का ऑप्शन कहीं भी गिवन नहीं है। ठीक है, और अब क्या करना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ी। तो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को और हमारी इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे। उसको कंपेयर करने पर क्या, E1/E, और जो भी कंपैरिजन होता है मैंने यहाँ पे किया, आप लोग इसे वर्कआउट कर लेना। आंसर आता है 16/9, और E1 की जो वैल्यू आती है, मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ी आपको, वो है 16/9 इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ी। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि इस वेवलेंथ को लेने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ी, ये नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया हाउ मच एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, पहले वाली एनर्जी से कितनी एनर्जी ज़्यादा आपको देनी पड़ी। तो E1 इज़ द एनर्जी दैट रिक्वायर्ड फॉर 75% रेड्यूस टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को रिड्यूस करने के लिए E1 एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन हमें पूछेगी कितना एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा कैसे पता लगाओगे, नई वाली में से क्या करोगे, पुरानी वाली को घटा दोगे। सिंपल देखो, एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी, उससे अपने E0 बोला है, जो E1 - E हो जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7/9 E आपका आंसर आएगा, जो कि आंसर नंबर आपका 3 सही होगा। देखो, कुछ स्टूडेंट ने गलती क्या की, 16/9 E वाला क्वेश्चन को आंसर देख के सही कर दिया, जो कि असल में एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन वो उसमें डिफरेंस नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 37 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो अपना साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसे हम अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारा, हाँ ये हमारा टीचिंग एंड लर्निंग का क्वेश्चन है, इसे भी अपन अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पे विचार करते हैं। 2 स्क्वायर वेल हैव सेम विड्थ, कोई भी एक 2 स्क्वायर वेल है जिनकी विड्थ सेम है आपकी, और वेल 1 हैज़ वॉल ऑफ फिनिट हाइट, यानी कि जो आपका पहला जो कूप है आपका वेल है उसकी तो फिनिट हाइट है उसकी वॉल की, और जो वेल 2 है उसकी इनफाइनेट हाइट है आपकी। देखो, इसको देखते हुए मैंने क्या किया, ये एक डायग्रामेटिंग बना लिया मैंने एक तरह का। ये मेरा वेल 1 है जिसके अंदर एक फिनिट हाइट है पोटेंशियल की, ये वेल 2 है जिसकी इनफिनिटी हाइट है। ठीक है, अब देखो, बोथ वेल कंटेन आइडेंटिकल क्वांटम पार्टिकल 1 इन ईच वॉल, यानी कि प्रत्येक स्क्वायर पोटेंशियल वेल जो हमारा है उसमें आइडेंटिकल पार्ट, दोनों में एक जैसे पार्टिकल है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्राउंड स्टेट मोमेंटम। देखो इस लाइन को बहुत ही गौर से पढ़ना। द मैग्नीट्यूड निकालना है आपको द ग्राउंड स्टेट का, वो भी किसके लिए, मोमेंटम का ग्राउंड स्टेट का निकालना है। अब इन्होंने कहा कि ग्रेटर फॉर द वाल 1 होगा या ग्रेटर फॉर द वेल 2 होगा या ग्रेटर फॉर बोथ वेल विथ ए वैल्यू इक्वल टू 0, जो भी ऑप्शन होगा। तो हमें ये देखना है कि कौन से वाले कूप में या वेल में ग्राउंड स्टेट मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। इसके लिए देखो हमें कुछ कंडीशंस हमारे क्वेश्चन में दी, उसे अपन रिपीट कर देते हैं। सेम विड्थ एंड डिफरेंट हाइट, मैंने बता दिया ना, सेम विड्थ 0 से L सेम विड्थ होगी पर हाइट इनकी डिफरेंट होगी। इन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पार्टिकल, इनकी स्क्वायर जो कूप है आपका, ओनली शो बाउंड स्टेट। इस जो इनफाइनाइट वाले में केवल क्या होगा, बाउंड स्टेट को शो कर। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल इस वॉल को पार नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर केवल बाउंड स्टेट होगी, मतलब वो इसके अंदर बंधा हुआ रहेगा। लेकिन इन स्क्वायर फिनिट हाइट वेल, यानी कि जो फिनिट हाइट वाला जो वेल है, इसमें पार्टिकल दोनों स्टेट शो करेगा, बाउंड स्टेट भी शो करेगा और अनबाउंड स्टेट भी शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका परिणाम ये निकला कि इन स्क्वायर फिनिट हाइट वेल, जो आपका फिनिट हाइट वेल जो होगा, वो सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल आउटसाइड द वेल, यानी कि जो आपका फिनिट हाइट वाली में क्या होगा, अनबाउंड स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस फिनिट वॉल के बाहर भी उसके पाए जाने की कुछ प्रायिकता मौजूद होती है। सो दैट वेवलेंथ ऑफ स्क्वायर पोटेंशियल वेज इज लार्ज एज कंपेयर टू इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल। अगर वो पार्टिकल जो है वो अगर बाहर भी पाया जा रहा है अगर हमारा, अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वेल के अंदर जो वेवलेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, इस विड्थ से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो बाहर पाया जाएगा वो। ये हमें मैथमेटिकली प्रूफ पहले कर चुके हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल वाला जो है उसकी वेवलेंथ तो कम होगी, और जो आपका फिनिट स्क्वायर पोटेंशियल वेल इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो हमें पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट मोमेंटम के बारे में पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन अगर आप यूज करते हो आप अगर, तो आप फाइंड आउट करोगे कि मोमेंटम का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है। आप देखोगे फिनिट वाले की जो एल आपकी क्या है, ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। इन्फिनिटी वाले की लेंथ जो है वो कम है, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी कि मोमेंटम ग्रेटर फॉर वॉल 2, यानी कि जो आपका जो वेल आपका जो दिया हुआ है, कूप जो दिया गया है, सेकंड कूप वाला है, उसके लिए जो मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी विड्थ है उससे वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर 2 जो है आपका वो सही होगा कि ग्रेटर फॉर द वेल 2 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पर बात करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी u कोलाइड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास m2 एट रेस्ट, यानी कोई भी एक m2 पार्टिकल है वो रेस्ट पर रखा हुआ है, और कोई दूसरा पार्टिकल जिसका मास m1 है और उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, u है, और वो टकरा रहा है उससे। द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई ऑफ m1 इन द लेफ्ट फ्रेम, यानी कि लेफ्ट फ्रेम से अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो तो उसका एंगल क्या है, फाई है, इज रिलेटेड टू द कोड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल थीटा इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम बाय रिलेशन। और उसी घटना के अनुसार सेंटर ऑफ फ्रेम में वही एंगल जो है वो थीटा से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है अगर किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो उन दोनों एंगल में रिलेशन क्या होगा। देखो यहाँ पर मैंने एक घटना बनाई कि आपका m1 आपका पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी u है, ये आपका रेस्ट पर है, टकराने के बाद लेफ्ट फ्रेम में दोनों इस प्रकार से जाएंगे, वही सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों सेंटर ऑफ मास फ्रेम की ओर आते हुए नजर आएंगे और बाद में दोनों तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला फिक्स होता है जो tan फाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस m1 m2 होगा। इसका डेरिवेशन देखो मैंने यहाँ पे नहीं किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन के सामने इसका जो आपका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि इसको मैंने किस प्रकार वहाँ पर ड्राइव किया है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला आंसर आपका सही होगा, 2 नंबर आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं अपन। 41 क्या कहता है अपना, इन ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर
यानी कि एक हमारे पास प्लेन ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग है और उसमें लाइनें कितनी बनी हुई है, 5000 लाइनें बनी हुई, वो भी 1 सेंटीमीटर बनी हुई है। यूज अंडर नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ लाइट, और वहाँ पर लाइट कैसे गिर रही है उसके ऊपर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर गिर रही है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉर विच ए स्पेक्ट्रा कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि कौन सी लंबी वाली वेवलेंथ, सबसे लंबी वाली वेवलेंथ कौन सी होगी जिसके लिए स्पेक्ट्रा हमें विजिबल हो, दिखाई दी जाए हमें। तो देखो इधर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ग्रेटिंग की जो प्रॉपर्टी होती है अपन ने उसको रख लिया। सिंपल देखो हमने ये ग्रेटिंग बना ली है। ग्रेटिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें जहाँ पर ग्रेटिंग पर हीरे से जहाँ छेद किया जाता है उसकी मोटाई अलग होती है, और जो उन दो बनाई गई नालियाँ जो बनाई जाती हैं ऐसे खड़ी गई, उनके बीच की दूरी क्या अलग होती हैं। और आपको पता है कि अगर मान लिया ग्रेटिंग 1 सेंटीमीटर लंबी है अगर, तो उस 1 सेंटीमीटर के अंदर ही क्या होगा, वो दरार वाली लाइन भी होगी और वो खाली जगह वाली लाइन भी होगी। तो यानी कि जो E प्लस बी, यानी कि अगर इसे आप E मानते हो और इसे आप B मानते हो अगर, तो इन दोनों का जोड़ जो होगा वो असल में क्या होगा, 1/n होगा। 1/n का मतलब है कि E प्लस बी जो है वो टोटल मिलकर के इस पूरे इस 1 सेंटीमीटर के अंदर है, और इस 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइनें हैं, 5000 लाइन्स है वहाँ पर। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया ना कि ए प्लेन ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, यानी कि आपके पर सेंटीमीटर कितनी लाइनें हैं आपकी, 5000 लाइनें हैं आपकी। ठीक है। इंसिडेंट आपका किस प्रकार का है, नॉर्मल इंसिडेंट है, इसका मतलब आपका थीटा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब कहा गया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ जिसके लिए स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व है, मतलब हमें दिख रहा है, अगर स्पेक्ट्रा हमें दिख रहा है तो वहाँ पे कौन सी फ्रिंज होगी, वहाँ ब्राइट फ्रिंज होगी। और ब्राइट फ्रिंज के लिए ग्रेटिंग के अंदर जो पाथ डिफरेंस का जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू की आवश्यकता है वो पुट कर दीजिए। पहली आवश्यकता तो हमें E प्लस बी, मतलब कि E प्लस बी मतलब नाली की चौड़ाई और दो नालियों के बीच की चौड़ाई, उन दोनों को जोड़ करके और टोटल सेंटीमीटर में जो बनता है वो अपन ने ऊपर से निकाल लिया। वो कितनी थी, पर सेंटीमीटर कितनी लाइनें थी, 5000 लाइनें थी हमारी। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एन की वैल्यू मैंने फर्स्ट इसलिए ली क्योंकि जो भी ब्राइट फ्रिंज होगी वो सबसे चमकीली फ्रिंज होगी, वो अधिकतर क्या होगी, वो सेंटर पे होगी। ब्राइटेस्ट फ्रिंज के लिए अपन एन क्या लेते हैं, मैक्सिमम मतलब 1 लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार इस वैल्यू को पुट करने के बाद आप लैम्बडा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कितनी आ रही है, 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर आ रही है। यानी कि आपका आंसर नंबर जो आपका फर्स्ट होगा वो आपका एग्जैक्टली क्या होगा, सही होगा आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 जो है हमारा वो एक हाइड्रोजन एटम से संबंधित क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ए हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने डिस्प्ले कर दिया कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर जा रहा है, ठीक है, उसके बीच में कोई एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रखा हुआ है। और क्या प्रॉपर्टीज हमें दी गई है कि एज्यूमिंग दैट द नेगेटिव चार्ज इन द हाइड्रोजन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हाइड्रोजन एटम में जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी कि उस पूरे वॉल्यूम में है, ऑफ रेडियस, और उनकी रेडियस मतलब कितनी दूरी तक वो फैले हुए हैं, 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर, इनकी लगभग बहुत रेडियस ही हो गई आपकी। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल बी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। देखो दो चार्जेस की बात की है तो सिंपल सी बात है कि एक पोलराइजेशन से संबंधित क्वेश्चन हो गया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो इतना दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये हाइड्रोजन एटम रखा गया है, और हाइड्रोजन एटम की सेंटर से इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन तक की दूरी कितनी दी गई है, 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर दी गई है हमें। हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पोलराइजेशन वेक्टर, यानी कि पोलराइजेशन की जो घटना है वो घटित होती है, या आप कह सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से क्या बन गया, डाइपोल बन गया वहाँ पर। ठीक है। ऐसी स्थिति में आप डाइपोल का फॉर्मूला लगाओगे। डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, पी मतलब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल कह दो या इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन वेक्टर कह दो। पी बराबर क्या होगा, Q × D, D मतलब डिस्टेंस, और इसको कई बार अपन अल्फा और E से भी लिखते हैं। जो Q है आपका, इसको मैथमेटिकली उन्होंने इस प्रकार लिखा है कि पोलराइजेशन को मैथमेटिकली इस प्रकार भी लिखा जाता है, 4πε0 r³ और .E से लिखा जाता है। अब देखो
इन दोनों फॉर्मूलों को अगर अपन कंपैरिजन करें अगर, तो हम यहाँ से डी निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या होगा, सिंपल ये वाला फॉर्मूला और अपॉन आपका क्यू हो जाएगा। क्यू की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 1.6 × 10⁻19 होता है। सिंपल आप इसको सॉल्व करें, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में सिंपली इसको आप एग्जैक्टली सॉल्व करोगे आप अगर, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2.6 × 10⁻16 मीटर मिलेगा। यानी कि ये जो मैथमेटिक्स है आप थोड़ा वर्कआउट कर लेना, मैंने जस्ट कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 2.6 × 10⁻16 मीटर, यानी कि आपका आंसर नंबर 1 जो है आपका वो सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 क्वेश्चन कहता है कि ए इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड अलोंग द वाई एक्सिस इन ए राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपका ये कह रहा है कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, यानी कि आप जो कह सकते हो कि दाहिने हाथ का जो नियम होता है उस सिस्टम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इमिटेड रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो वाई एक्सिस के अंदर है ना जो है वो घूम रहा है अगर, ठीक है, या फिर चल रहा है, तो उसमें जो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। स्टेटमेंट क्या है हमारे कि द रेडिएशन विल बी आइसोट्रोपिक एंड यूनिफॉर्म, यानी कि रेडिएशन आइसोट्रोपिक मतलब होता है सभी डायरेक्शन में समान रूप से फैलेंगी, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म होंगी कि नहीं होंगी। दूसरा है द एनर्जी रेडिएटेड इज इंडिपेंडेंट, यानी कि जो एनर्जी में जो रेडिएशन जो इन होगी वो स्वतंत्र होंगी। और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। ये तो हम बताइए, ये तो साफ साफ गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये स्वतः नहीं होती है, ठीक है। द रेडिएशन विल बी मोस्ट इंटेंस इन द वाई डायरेक्शन, ये मे भी पॉसिबल है, लेकिन हम अब इसको भी चेक करेंगे। द रेडिएशन विल बी मोस्ट इंटेंस इन द एक्स एंड जेड प्लेन। तो देखो हमें एग्जैक्टली क्या किया, राइट हैंड थंब जो रूल होता है उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। इतना गुड लुकिंग तो नहीं है, लेकिन पर्याप्त है समझने के लिए। आप देखोगे कि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आप थंब जो लेते हो उसे आपने अगर वाई एक्सिस माना है, ये आपका एक एक्सिस हो जाएगा और ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, सिंपल एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह। अब देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल की जो अनुपालना जो करता है वो कौन सा नियम करता है, वो लॉर्डजन फोर्स करता है। लॉर्डजन फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, F = Q V × B, जहाँ V और B दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और इनका दोनों का परिणाम भी क्या होता है, असल में इसके परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका राइट हैंड थंब रूल होता है। आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सल में इसमें एक्सेलरेट कर रहा है, तो F को आप क्या लिखोगे, M और A लिखोगे, यहाँ पर Q V × B लिखोगे। अब आपको पता लगाना होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में था, तो इन्होंने लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड अलोंग द वाई एक्सिस आपका। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपका, एक्सिलरेट कर रहा है, तो वाई एक्सिस में कर रहा है, मतलब एक्सिलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपने बोला कि एक्सिलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है। अगर एक्सिलरेशन आपका वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो आपकी उसकी वेलोसिटी और उसका मैग्नेटिक फील्ड पक्का क्या होगा, वाई में तो होगा नहीं, एक्स और जेड में होगा, और दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर उसका जो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है तो उसका स्प्रेडिंग, उसका फैलाव किस प्लेन में होगा, वो एक्स और जेड प्लेन में होगा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो असल में क्या होगा कि रेडिएशन विल बी मोस्ट इंटेंस इन द एक्स एंड जेड प्लेन होगा आपका। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इज 0.8 mm, यानी कि कोई भी दो स्लिट है, मतलब दो छिद्र हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.8 mm है आपका। एंड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज 0.16, और वो जो प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई है वो कितना है, 0.16 है आपका। और ये कह रहे हैं कि देन द मिसिंग ऑर्डर इन डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न आर गिवन, यानी कि डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है आपका उसमें आपको मिसिंग ऑर्डर पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर आपका मिस होगा उसके अंदर। देखो इस चीज़ के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ये कोई भी दो स्लिट है आपकी, ठीक है, एक छेद है ये वाला, एक छेद आपका ये वाला है, और इन दोनों के छेद के बीच की दूरी भी हमको दी गई है। आपको कहा गया कि डबल स्लिट करना है, डबल स्लिट मतलब दो छेद वाला करना है। अब देखो दो छेद वाले में इंटरफेरेंस भी होता है और दो छेद वाले में डाइफ्रैक्शन भी होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी होती है वो डाइफ्रैक्शन की इंटेंसिटी से कम होती है। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑर्डर अगर मिस होता है तो वो इंटरफेरेंस का ही ऑर्डर मिस होगा।
अगर आपको मिसिंग ऑर्डर संबंधी कोई भी चीज़ देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक वीडियो लिंक डाल दूंगा, जहां पर हमने क्लियरली एक मिसिंग ऑर्डर टर्म के लिए एक सेपरेट लेक्चर रेडी किया है। अब देखें कि अब हम यहाँ परसेंटली बात करते हैं कि कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें इन दोनों स्लिट की वजह से क्या होगा, डाइफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होगा या इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस इज लेस देन इंटेंसिटी ऑफ डाइफ्रैक्शन, है ना। इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, डाइफ्रैक्शन की इंटेंसिटी से कम होती है। और यहाँ पर देखो इंटरफेरेंस के लिए हमेशा इस प्रकार का जो है वो फार्मूला लिखा जाता है, E प्लस बी। यहाँ पे E आपका ये वाला है इस स्लिट की चौड़ाई, और B आपका ये वाला है, ठीक है, दोनों स्लिट के बीच की चौड़ाई। साइन थीटा प्लस माइनस एन लैम्बडा होता है। सिमिलरली डाइफ्रैक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखा जाता है। और आपको बताया कि इंटरफेरेंस का टर्म जो है वही हमेशा मिस होता है। तो देखो सिंपल इन दोनों फॉर्मूलों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो इस फॉर्मूला डिवाइड क्या होगा, E प्लस बी अपॉन आपका E होगा, साइन थीटा दोनों में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n अपॉन m बचेगा, लैम्बडा दोनों में कैंसिल हो जाएगा। और E प्लस बी की जो भी वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन में गिवन है वो आप पुट कर देंगे और उससे आपको n मिलेगा, ठीक है। n बराबर क्या होगा, कुछ एक रैशनल नंबर मिलेगा और n इक्वल टू 6m मिलेगा। अब देखो n असल में किसके लिए है, n असल में इंटरफेरेंस के लिए है, m किसके लिए, डाइफ्रैक्शन के लिए। हमें पता है कि इंटरफेरेंस का टर्म ही मिस होगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं m की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर मैं पहला डाइफ्रैक्शन पॉइंट प्राप्त करूँगा उसके लिए n इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, यानी कि इंटरफेरेंस का 6वां टर्म मिस हो जाएगा। जब मैं m की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो वहाँ पर इंटरफेरेंस का कौन सा होगा, 12वां टर्म मिस हो जाएगा, 3 करने पर 18वां टर्म मिस हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारा 6, 12 और 18 के जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, हमारे मिस होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं 16, 12 और 18 ETC के टर्म जो होंगे हमारे क्या होंगे, मिस होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जो है कि फॉर ऑक्सीजन गैस, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि फॉर ऑक्सीजन गैस से द कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी को इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 24 × 10⁻³ जूल पर मीटर सेकेंड के। और कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज CV, यानी कि CV आपको कितनी दी हुई है, आपको 38.4 10⁻³ जूल पर के मोल दी हुई है आपको। इट्स कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको विस्कोसिटी का कॉफिशिएंट पूछा गया आपको। तो देखो आपको ये एक थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका। आपको थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन है, आपको मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी आपको गिवन है। आपको केवल फॉर्मूला पता है अगर थर्मल कंडक्टिविटी का और आपकी विस्कोसिटी का, इस फॉर्मूले को मैंने लिखा है डायरेक्टली, और यहाँ से इस फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफाई करके आप नीटा बराबर क्या करोगे, 4K CV 9 गामा -5 होगा। देखो K हमें गिवन है, CV हमें गिवन है, बस हमें तो गामा चाहिए। गामा असल में क्या होता है, CP/CV होता है, यानी कि N और नीटा क्या होगा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट होगा। हमें CV दिया हुआ है, CV से हम CP कैसे निकालेंगे अपन लोग, उसका एक तरीका होता है कि हमें ऑक्सीजन जो दिया हुआ है, गैस दी हुई है, वो डाई एटॉमिक गैस होती है। डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ जो फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 5, यानी 1 2 3 4 5 होता है। पर एक सिंगल एटम होता तो 3 होता, 2 की वजह से क्या एक शेयरिंग में आ गया, तो 5 डिग्री फ्रीडम होता है। एक रिलेशन होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रिलेशन होता है R के साथ में। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको इसका रीजन दूंगा। वो होता है F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 × R, और यहाँ से R की वैल्यू कितनी आती है, 2 CV/5 आता है। और आपको पता है CP - CV जो होता है वो भी किसके बराबर होता है, R के बराबर, जो एक मेयर रिलेशन होता है आपका। और यहाँ से देखो मैंने थोड़ा सा CP/CV किया, CV का डिवाइड कर दिया, -1 बचा, यहाँ पे CV बचा। गामा की वैल्यू मैंने इस प्रकार फाइंड आउट कर ली।
गामा की वैल्यू में क्या होगा, मेरे को आर चाहिए, आर है जो किसके बराबर है आपका, इस वाले फॉर्मूले से ये यहाँ पुट कर देंगे आर को आप, और सी वी की वैल्यू पता ही है आपको, और +1 इस पर का पुट करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 7/5 आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब इस 7/5 वैल्यू को आप अपने फॉर्मूले में पुट कीजिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए मैथमेटिकली, और आपको जो है वो सॉल्यूशन आपका एग्जैक्टली गेट हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा वर्कआउट नहीं किया है, इसका आप लोग सॉल्व करके इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि द स्पिन ऑर्बिटल इफेक्ट स्प्लिट्स द 2p एरो 2s, यानी कि ये इस से इसमें स्प्लिट हो रहा है, p से s में स्प्लिट हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, और वहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 6521 एंगस्ट्रॉन है। इन लिथियम, और वो किस में है, लिथियम में आपकी, इनटू 2 लाइन्स विथ सेपरेटेड, और 2 लाइनों में हो रही है, उन दोनों वेवलेंथ के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 0.14 एंगस्ट्रॉन है। द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द अबाउट 2 लाइन्स, इनकी दोनों लाइन के बीच में जो वेवलेंथ आई है इसमें एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा। तो देखो सिंपल जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो दिया था कि 2p से 2s में ट्रांजिशन हो रहा है लिथियम एटम के अंदर, वहाँ पर वेवलेंथ आपको इतनी दी हुई है आपको, और उस वेवलेंथ में जो ट्रांजिशन हुआ है उसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है एनर्जी डिफरेंस पूछा गया है। एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है E = h न्यू, न्यू को आप क्या लिख सकते हो, C/λ लिख सकते हो। अब आप प्रत्येक एनर्जी के लिए कीजिए, E1 एनर्जी की करोगे तो क्या होगा, λ1 हो जाएगा, और E2 एनर्जी की करोगे तो आप क्या होगा, λ2 हो जाएगा आपका। दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए जो आपको क्वेश्चन में मांगा है आपसे, 1/λ1 1/λ2 हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा वर्कआउट करोगे अगर तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा λ2 - λ1, जो किसके बराबर होगा, डेल्टा लैम्बडा के बराबर होगा। अब तो देखो ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं और सबकी वैल्यू में गिवन है, λ1 और λ2 है वो बहुत ही क्लोजली है, मतलब बहुत ही नियर है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली λ² ले सकते हैं, ठीक है, जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में। और अब तो क्या बचा, तो क्या वर्कआउट बचा है, कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू में रिक्वायर्ड होगी जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है मैंने यहाँ पर। इनको पुट करने के बाद हमें लास्ट आंसर क्या मिलता है, 4.08 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रोवोल्ट हमें इसका आंसर मिलता है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा वो क्या होगा आपका 1, आपका इसका एग्जैक्टली क्या होगा आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 पे बात करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। वो है कि ES डिनोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो ये क्या कर रहा है, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, तो इन्होंने इन दोनों के रेशियो का, जो इन दोनों के एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं इनकी सरफेस एनर्जी का अनुपात हमसे मांगा है इन्होंने। देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के लिए अगर बात करें हम अगर, तो जो सरफेस एनर्जी होती है वो हमेशा किसके समानुपाती होती है, वो माइनस, मतलब वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में है, सरफेस एरिया क्या होती है, सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का 4πr² होता है। आर जो होता है उसको अपन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, R = R0 1 की पावर 1/3, ए यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है। आप इसको आप यहाँ पुट करिए, आपको पूरा नया फॉर्मूला मिलेगा, R0 यहाँ कांस्टेंट होगा। इस पूरे को आपने क्या किया, AS मान लिया आपने, और आपका फॉर्मूला मॉडिफाइड हो गया, ये आपका सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो जैसा इन्होंने कहा है कि हमें इस फॉर्मूले में ए की रिक्वायरमेंट है, एल्यूमिनियम के लिए ए कितना है 27 है, और जिंक के लिए ए कितना है 64 है। इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, थोड़ा बहुत एक रेशियल बना करके इसको वर्कआउट कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा 3/4। लेकिन इन्होंने अनुपात किस फॉर्मेट में मांगा है अपने से, एल्यूमिनियम और Zn का पैरेलल मांगा है, मतलब इस अनुपात में मांगा है, तो वो क्या होगा 4:3 होगा आपका, यानी कि आंसर आपका जो 1 है वो आपका क्या होगा सही होगा। देखो कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि 3/4 और 4/3 में भी होता है, तो अपने को गौर से ध्यान रखना पड़ता है किस में और किस में ये मांगा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 48 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि द मास डेंसिटी ऑफ सर्टेन प्लेनेट हैव spherical symmetry but varies in such a way that mass inside every spherical surface at the center of planet is proportional to the radius of surface।
देखो ये एक मास डेंसिटी इन्होंने प्लेनेट की स्फेरिकली सिमेट्रिक दी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उसमें इस प्रकार से वेरिएशन हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इफ़ आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेनेट टू ए पॉइंट मास, देखो इन्होंने इसको क्या माना है, इसको पॉइंट मास माना है। इनसाइड द प्लेनेट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मास इज प्रोपोर्शनल, ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो क्या होगा। तो देखो इसमें दो केसेस हैं। सबसे पहले केसेस है कि जो मास इनसाइड आर, रेडियस आर कितना होगा, प्लेनेट की रेडियस अगर आर मानते हो आप अगर, तो उसके लिए मास क्या होगा, यूनिफॉर्म तो है लेकिन क्या होगा, वो रेडियस के साथ वो मास क्या होगा, घटता जाएगा। मान लियो कोई स्पेयर है, अगर इस पर इतनी रेडियस पे लेते हो तो मास कम होगा, इतने मास बढ़ता जाएगा। तो जो मास जो डिस्टेंस आर तक जाएगा वो क्या होगा, ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाया मैंने सिंपली, रो डॉट 4πr² डॉट आर, है ना। और या समझना है समझ लेना कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम ही है हमारे स्पेयर का, 4πr² एरिया गुणा डिस्टेंस, जो सिंपल अपन ने इस प्रकार लिख दिया है। लेकिन ये तो केवल मास के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उससे क्या पता लगता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन समानुपाती किसके होता है, हमेशा रेडियस के होता है। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ज़्यादा उसका मास होगा। ठीक है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मास इज प्रोपोर्शनल, यानी कि वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसके लिए क्या टेंडेंसी होगी। तो हमें क्या होगा, देखो फोर्स ड्यू टू मास सेल बियॉन्ड एम वेनिस, यानी कि कोई भी एक छोटा अगर आप मास मानते हो, उस पूरे प्लेनेट में छोटा कोई मास मानते हो, उसके द्रव्यमान जहाँ पर ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसका फोर्स उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। और फोर्स ड्यू टू मास स्पेयर इज कंसिडर एज पॉइंट चार्ज, और हमको इसने क्या कहा है, पॉइंट चार्ज कंसिडर करने को बोला है। ठीक है। प्लेस एट ए सेंटर, और वो कहाँ पर है, सेंटर पे रखा हुआ है। आपको पता है पॉइंट चार्ज की कंडीशन में हम हमेशा न्यूटन वाला सिंपल फॉर्मूला काम में लेते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जी एम स्मॉल एम है आपका, और कैपिटल एम और स्मॉल आर और आर स्क्वायर। और ये जो हमारा एम है वो हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है कि वेरी सच दैट द मास इनसाइड एवरी स्पेरिकल सरफेस विद द सेंटर एट सेंटर ऑफ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सरफेस, यानी किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस ऑफ सरफेस के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मास है असल में वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के प्रोपोर्शनल। अगर मैं टोटल प्लेनेट के लूँगा तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर करूँगा। अगर मैं किसी स्मॉल एम के कम्बिनेशन में लूँगा अगर, तो मैं एम को प्रोपोर्शनल करूँगा स्मॉल आर के। तो ये क्या होगा, ये पूरा फॉर्मूले में 1/r² है ऑलरेडी, मैंने प्रोपोर्शनल लिया है। ये m किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है। इन दोनों कैंसिल आउट करोगे तो आपका 5 क्या आएगा, फोर्स आएगा प्रोपोर्शनल 1/r के। तो हमारा जो आंसर होगा 48 का आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, 1/r के प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे विचार करते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि ए फोर्स इज अप्लाइड डेड ऑन ए बॉक्स ऑफ मास 10 kg लेइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई मास रखा हुआ है और उसके ऊपर जो है वो 10 kg जो है वो फोर्स लगाया गया है उसके ऊपर। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, अगर उसको वो कह रहा है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका लगता है, घर्षण लगता है, वो अगर 0.2 उसका कोफिशिएंट है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है आपकी, देन व्हाट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नीड टू बी ओवरकम फॉर सेटिंग द मोशन, यानी कि उसको गति में लाने के लिए आपको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, इसके से कितना ज़्यादा फोर्स आपको देना पड़ेगा। देखो ये हमारा एक बॉक्स है, उसका जो मास है वो 10 kg मान लिया, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो यहाँ पे लग रहा है वो कितना है, 0.2 मान लिया। ये फोर्स मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो सबसे पहले तो मैं पता लगाऊंगा कि इस बॉक्स को हिलाने के लिए मुझे कितना फोर्स चाहिए। तो मास ऑफ द बॉक्स कितना, इतना है, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, ग्रेविटी आपको इतनी दी हुई है, और इस पर जो अप्लाइड फोर्स पर ये क्या होगा, हिल जाए, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका म्यू आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एम और जी ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा 19.6 न्यूटन, यानी कि इतना फोर्स आपको कम से कम देना पड़ेगा इसको हिलाने के लिए। ठीक है। तो अगर हमें इसको मोशन में लाना है हमको, अगर तो क्या होगा, इससे हमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, यानी कि ग्रेटर देन 9.6 स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन। इसको गति में लाने के लिए इससे ज़्यादा फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, 2 आपका आंसर जो क्या होगा आपका सही होगा आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लास्ट क्या कहता है
कि इफ़ ई बार, ये एवरेज एनर्जी मान सकते हो, ठीक है। या इसने लिखा है कि इज़ द मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन एनसेम्बल कंसिस्ट ऑफ एन सच सिस्टम्स, यानी कि बहुत सारे सिस्टम हैं एन, उनसे मिलके बनाया और उसकी पूरी जो एनर्जी है वो क्या है, ई बार आपकी एनर्जी है। देन पार्टीशन फंक्शन, या फिर जो मीन एनर्जी है उसको पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में आप किस प्रकार लिखोगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसका एक छोटा सा वर्कआउट हम लोग से कर लेते हैं कि हमें एक रिलेशन चाहिए, वो चाहिए मीन एनर्जी में और पार्टीशन फंक्शन में हमें एक रिलेशन चाहिए। देखो इधर मीन एनर्जी में और पार्टीशन फंक्शन में सिंपल एक इस प्रकार का रिलेशन होता है, जो कि डायरेक्टली या तो फॉर्मूला याद हो आपको, अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको अगर, तो सिंपल आप इसको इस प्रकार भी ड्राइव कर सकते हैं। किस प्रकार कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो आपका इस प्रकार लिखा जाता है, z इक्वल टू समेशन ऑफ ई की पावर माइनस बीटा डॉट ई आई, ठीक है। ई आई का मतलब है ith पार्टिकल की एनर्जी। फिर आप एक बीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आपको, तो आपको ई आई बाहर मिल जाएगा आपको, और ई आई जो है उसका जोड़ करोगे तो क्या होगा, वो मीन एनर्जी बता देगा आपको, और ये आपका क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ से आप मीन एनर्जी निकालोगे तो क्या होगा, z इसके नीचे चला जाएगा और सिमिलर वही फॉर्मूला आपका वापस बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -1/z डेल्टा z अपॉन डेल्टा बीटा, इसका जो होगा वो आंसर होगा। और इसको ये आंसर जो है हमारा असल में हमारी इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, हमसे लॉग में मांगा गया है। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको एक नई फॉर्म में मॉडिफाइड कर लिया इस फॉर्मेट के अंदर। इस फॉर्मेट को आप सॉल्व करोगे अगर तो क्या होगा, ये फॉर्मेट आपको वापस मिल जाएगा। देखो इसके अंदर आप एंटर कराओगे अगर तो क्या होगा, लॉग का क्या होता है 1/z हो जाएगा और z का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर 2 जो है आपका वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।